और जरा चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता की। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन। लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। इफ वी डिस्कस अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सभ्यता को हम लोग डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में यही नाम है इसका, ऋग्वैदिक एज कह देते हैं इसको, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल को हम लोग कह देते हैं अर्ली वैदिक एज। क्या कह देते हैं? अर्ली वैदिक एज कह देते हैं इसको। और उत्तर वैदिक काल को हम लोग कह देते हैं पोस्ट वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल। इसका समय है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। और यहाँ पर ऋग वैदिक काल का टाइम है 1500 से लेकर 1000 बीसी के बीच का, ठीक है। अच्छा, ये तो टाइम का डिवीजन हो गया। इसके बाद में कुछ बहुत बेसिक से टर्म है जिनके मतलब आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा, बेसिक से वो टर्म क्या है? देखिए, जैसे आर्य शब्द है जो कि वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्यंस थे, ठीक है। ओके, तो आर्यंस जो थे ये वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। और आर्य शब्द का अर्थ होता है सुप्रीम, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। वेद का अर्थ होता है टू नो, जानना। और उपनिषद का अर्थ होता है नजदीक बैठना, या बोले तो टू सिट नियर, समीप बैठना, ठीक है भाई। बिल्कुल उज्जवल, यू मे लिव। ओके, सो उपनिषद का अर्थ होता है टू सिट नियर, समीप बैठना, ठीक है भाई। ओके, अब इसमें एक अगला मुद्दा आता है कि भाई आर्यंस कौन थे? हु वर आर्यंस? आर्य आखिर हैं कौन? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और इस सवाल का अगर हम लोग जवाब निकालें तो इतिहासकार दो हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। एक ग्रुप यह कहता है कि जो आर्यंस थे वो भारत के ही थे। कहाँ के थे? भारत के ही थे। और भारत से ये लोग जो है मध्य एशिया की तरफ फैल गए। एक ग्रुप यह कहता है कि नहीं जी, आर्य जो थे वो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से भारत में आए थे। अब अगर हम वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो आज के दौर में सबसे ज्यादा जो एविडेंस है, सबसे ज्यादा जो प्रमाण हैं, वो मध्य एशिया के हैं, मैक्सिमम एविडेंसेस। तो अभी जो आज की डेट में जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि आर्य वास्तव में कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के ही निवासी थे। और सबसे पहले मध्य एशिया की ये बात उठाई किसने थी? एक जर्मन स्कॉलर था और इसका नाम था मैक्स म्यूलर। क्या नाम था इसका? मैक्स म्यूलर, जर्मन स्कॉलर था। सबसे पहले इसने इस बात को उठाया था और इस बात को अभी सही माना जाता है, ठीक है भाई। याद रखेंगे, आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। सबसे पहले इस बात को किसने बताया? तो मैक्स म्यूलर ने बताया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो अगला मुद्दा हमारे सामने आता है वो आता है कि आर्यों के जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए, उनका समाज कैसा था, उनका धर्म कैसा था, प्रशासन कैसा था, इन सारे मुद्दों को हमें अब देखना है यहाँ, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे चलते हैं, जरा प्रशासन वगैरह की बातें करते हैं, उनकी विशेषताओं की बातें करते हैं। तो ओल्डेस्ट जो बुक है, जो प्राचीनतम ग्रंथ है आर्यों का, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, यहाँ पर लिखा है। मंडल का मतलब आप समझो समथिंग लाइक चैप्टर्स, चैप्टर के जैसा है। पहला और 10वां मंडल सबसे नए माने जाते हैं। 9वां मंडल जो है ये देवता सोम को समर्पित है। सोम जो है गॉड ऑफ हर्ब्स, वनस्पतियों के देवता सोम कहलाते थे। ध्यान से देख लेंगे, वनस्पतियों के देवता को सोम कहते थे, तो सोम को समर्पित है। थर्ड मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी और इसी थर्ड मंडल से विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो इसी ऋग्वेद के थर्ड मंडल से ही लिया गया है, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वेद में 10 राजाओं के एक युद्ध का वर्णन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये 10 राजाओं का जो युद्ध है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर में है। कहां पर है? 7वें मंडल में है। व्हाट वाज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड क्या था, मैं आपको जरा वो बता देता हूं। देखिए, था क्या कि एक राजा थे सुदास,
एक राजा थे ऋग्वेद में, उनका नाम था सुदास, किंग थे, ठीक है। और इनका क्लैन था भरत, भरत कुल या बोले क्लैन, भरत क्लैन के राजा थे। अच्छा, इनके एक पुरोहित थे, इनका नाम था विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र से किसी बात पर नाराज होकर के सुदास ने इनको हटा दिया पुरोहित की गद्दी से, और उन्होंने अपना पुरोहित किसे बना दिया, वशिष्ठ को। अभी जब वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया तो विश्वामित्र जी भड़क गए और उन्होंने सुदास के ऊपर में अटैक कर दिया, और यहीं पर जो है कई सारे राजाओं का एक अलायंस बना। रावी नदी के किनारे भयानक युद्ध हुआ, रावी नदी, जी हाँ रावी नदी, पंजाब का क्षेत्र हो गया। तो रावी को ऋग्वेद में नाम दिया गया है परुष्णी, ऋग्वेद में इसे परुष्णी कहा गया है, वर्तमान नाम रावी है। और इस युद्ध के अंदर में अगर हम लोग बात करें तो जीता कौन, इस युद्ध के अंदर में जीत हुई वशिष्ठ की, या यूं बोले तो सुदास की जीत हुई, और विश्वामित्र जी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। तब कुछ लोग कहते हैं चूंकि सुदास की जीत हुई, सुदास के कुल का नाम था भरत, तो इसी के नाम पर हमारे देश का नाम भी क्या पड़ा, भारत। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इसमें ना बड़ी ढेर सारी कहानियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र था भरत, चक्रवर्ती राजा भरत, उसके नाम पर भरत है। कुछ लोग भरत कुल के नाम पर भरत नाम बताते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें यहाँ बताते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। अब इसके बाद पारसी जो है एक समुदाय है जो कि ईरान से विकसित हुए। पारसियों का धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता, और जो हमारे यहाँ पर जो वैदिक सभ्यता विकसित हुई वो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद और तो पारसियों का धर्म ग्रंथ है जैन अवेस्ता और हमारा धर्म ग्रंथ है ऋग्वेद। इन दोनों को जो लिखने में काफी सारी चीजें समान हैं। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ईरान के अंदर में जो पारसियों का विकास हुआ और भारत में जो आर्यन सभ्यता का विकास हुआ, वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, कहीं ना कहीं ये लोग आपस में कनेक्टेड रहे होंगे, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। और ये चीजें देख के समझ में आती हैं ऋग्वेद को और जैन अवेस्ता को। अब ये कितना सच है गलत है ये तो एक अलग लेवल की बात हो गई, लेकिन इसको देख करके समानता तो दिखाई पड़ती है। मैं एक उदाहरण और देता हूं। जैन अवेस्ता में सबसे पवित्र माना गया है अग्नि को, जैन अवेस्ता में सबसे पवित्र माना गया है अग्नि को, और ऋग्वेद में भी सबसे पवित्र माना गया है अग्नि को। ये कुछ यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स हैं। मैक्सिमुलर की बात मैंने आपसे पहले ही कर ली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ऋग्वैदिक काल में कुछ बड़े पॉपुलर शब्द प्रयोग किए गए, टर्म्स आए हैं, उनके मतलब आप लोग जान लीजिए। जैसे एक शब्द है स्पष्ट, एक शब्द है स्पष्ट, और स्पष्ट का मतलब होता है स्पाई या जासूस। इसके बाद में एक शब्द है बलि। बलि एक किस्म का टैक्स था, हालांकि यह वॉलंटरी टैक्स था, स्वैच्छिक कर था ये, ठीक है। इसके बाद में एक शब्द है यहाँ पे ऋग्वेद में अघन्या। अघन्या गाय के लिए था, गाय के लिए। अघन्या का मतलब होता था ना मारे जाने योग्य, नॉट एलिजिबल टू बी किल्ड, ना मारे जाने योग्य। इसके अलावा एक शब्द आता है ऋग्वेद के अंदर में गविष्टि, एक शब्द आता है गविष्टि, और गविष्टि का मतलब है ऋग्वेद में वॉर, युद्ध, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको अलग से लिख देता हूं, अघन्या, ठीक है। जरा इन शब्दों पर निगाह रखना। स्पष्ट है, बलि है, मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूं, स्पष्ट, बलि, अघन्या, गविष्टि। ये कुछ बड़े पॉपुलर से टर्म हैं जो आपको याद होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, नदी सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती है। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती है, लेकिन ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार नाम किसका लिया गया है, सिंधु का। जी हाँ, सबसे ज्यादा बार नाम सिंधु का लिया है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो सरस्वती है।
सरस्वती को इन्होंने मातेतमा बोला है, मातेतमा, नदी तमा, ये सब शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है सरस्वती के लिए। देवताओं की बात करें तो इंद्र शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा बार है, कम से कम 250 बार है, 250 बार शब्द आया है इंद्र के लिए। समाज समानता पर आधारित था, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भेदभाव नहीं था समाज के अंदर में, ये एक अच्छी बात थी यहाँ पे समाज में। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इनको लोहे की जानकारी नहीं थी, दे वर नॉट अवेयर अबाउट यूज ऑफ आयरन, इन्हें तांबे की जानकारी थी। जौ या बार्ले, इंग्लिश में कहे तो बार्ले, बार्ले प्रमुख अनाज था, और जौ के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड था दैट वाज यव, जौ के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या था, यव। घोड़े का प्रयोग युद्धों में करते थे, प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है, पशुपालन करते थे। अच्छा ध्यान रखना एग्रीकल्चर नहीं था अभी यहाँ पे, एग्रीकल्चर उत्तर वैदिक काल में आएगा इनका, ठीक है भाई। तो अब एग्रीकल्चर आएगा तो समाज में बड़े सारे परिवर्तन भी होंगे। उत्तर वैदिक काल में देखो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। अब जरा आप लोग ध्यान देना कि अगर आयरन, एक सेकेंड, अगर आयरन का इस्तेमाल होगा तो जमीन को गहराई तक खुदाई भी होगी, और बहुत जाहिर सी बात है कि आयरन के आने से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी तेजी से होगा, कृषि का विकास भी होगा। अब जब एग्रीकल्चर का विकास होगा तो राजा को जो टैक्स मिलता था, राजा को जो कर मिलता था, वो कर भी ज्यादा मिलेगा, जाहिर सी बात है टैक्स भी ज्यादा मिलेगा राजा को, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट अगर होगा तो। और अब जब समाज के अंदर में संपत्ति वगैरह बढ़ेगी तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट भी आएंगे, समाज में विभाजन भी होगा, और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में समाज जो है, विभाग नहीं है यहाँ पे, टाइपिंग एरर है ये, 4 वर्णों में समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है 10th मंडल, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद में, ठीक है भाई। यहां से जानकारी प्राप्त होती है कि समाज में 4 वर्ण आ चुके थे, और इन 4 वर्णों का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे लाया गया, वो इस तरीके से लाया गया। बोला गया कि एक आदि पुरुष है, आदि पुरुष के जो मुख हैं, उनके मुख से जो है जन्म हुआ है ब्राह्मण्स का, भुजाओं से जन्म हुआ है क्षत्रियों का, उनके पैरों से जन्म हुआ है, थाइस से उनके जन्म हुआ है वैश्यों का, और उनके पैरों से जन्म हुआ है शूद्रों का। और बोला गया कि जो कि मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, ब्राह्मण्स का जन्म हुआ है, तो ब्राह्मण शिक्षा देंगे, भुजाओं से जन्म हुआ है क्षत्रियों का तो वो सुरक्षा करेंगे, वैश्य जो है इनका जन्म चूंकि थाइस से हुआ है तो व्यापार वगैरह को संभालेंगे ये लोग, शूद्र सेवा क्षेत्र को संभालेंगे। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट होगी ब्राह्मण्स की समाज में, फिर क्षत्रियों की, फिर वैश्यों की, और फिर शूद्रों की। तो ये एक सोशल ऑर्डर बना दिया गया। अब जरा ध्यान देना, ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था, जी हाँ, ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, बड़ा लिबरल थी सारी चीजें, बड़ी उदारवादी थी सारी चीजें, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के चीजें बदल गई। अच्छा अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्राह्मण्स ने सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने में राजा की मदद की, तरह तरह के यज्ञ कर्मकांडों का प्रचलन बढ़ा। अच्छा अब जब समाज में कर्मकांड बढ़ेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है राजा के ऊपर दबाव भी बढ़ेगा, भाई कर्मकांड होंगे, आयोजन होंगे तो खर्चा होगा, पशु बलि आ गई, पशु बलि के आने से कृषि को नुकसान हुआ, तो राजा बड़ा परेशान हो गया। और अब यहां से राजा ये चाहता था कि जो पुरोहित व्यवस्था है उससे वो बाहर निकल पाए, लेकिन बाहर कैसे निकलेगा राजा, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी तक मैंने कितनी बातें बता दी कि समाज बहुत आदर्श अवस्था में था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में समाज ने जैसे जैसे आर्थिक प्रगति प्राप्त की, समाज में वैसे वैसे भेदभाव आने शुरू हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विभाजन हो, या पुरुष और महिलाओं के बीच के विभाजन हो, शक्तियों का जो संकेंद्रण है, पावर्स जो थी वो कंसंट्रेट होना शुरू हो गई इन द हैंड्स ऑफ रूलर, राजा के हाथों में। अच्छा
अब अगर हम लोग कुछ और बातें करें यहाँ पे, तो ये आप लोग जरा स्क्रीन पर देख लीजिए। ये टेबल जरा आप लोग बहुत ध्यान से कर लीजिएगा भाई, वैदिक लिटरेचर के बारे में। अब भाई देखो, ये टेबल इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, ये लिखा ऐसे ही जाता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उस पर टिक कर देता हूं। एक तो ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से कर लेना इनको, ठीक है। अच्छा भाई, एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में ऋग्वैदिक एज में नदियों के नाम है, नए नाम पुराने नाम आप लोग देख लेंगे स्क्रीन पर बड़े आराम से। ये नदियों के ओल्ड नेम है, ये न्यू नेम है। ऋग्वैदिक रिवर्स ओल्ड नेम न्यू नेम। शतुद्री को आज सतलज कहते हैं, विपाशा को व्यास कहते हैं, परुष्णी को रावी, अस्किनी, चेनाब, वितस्ता, झेलम, ये सब नाम है इनके। ऋग्वैदिक देवता है, इनके काम है, इनको देख लेंगे। इंद्र का काम बारिश करना था, देवताओं का राजा थे। सोम की बात है तो वनस्पतियों के देवता थे, सोम मैंने अभी बताया था। मरुत तूफान के देवता थे, ठीक है। इनके फंक्शंस देख लीजिएगा। इसके अलावा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। अब यम नचिकेता का संवाद कहां पर है? कठोपनिषद में है। नचिकेता एक बालक थे जो कि सशरीर जो है वो यमलोक जाना चाहते थे। तो यम देवता और नचिकेता के बीच का जो है एक कन्वर्सेशन है कठोपनिषद के अंदर में, ठीक है। तो ये कुछ ब्रह्मा वर्ड मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा उपनिषद छांदोग्य है। तो ये सब कुछ टर्म है, फैक्चुअल जानकारियां हैं, जरा इनको आप लोग देख लीजिएगा इत्मीनान से। इसके बाद महाभारत के बारे में जानकारियां हैं कि महाभारत का पहला संग्रह जो है जय संहिता कहते थे, 8000 श्लोक थे इसके अंदर में। सेकंड कलेक्शन में 24,000 श्लोक थे, भारत नाम पड़ा। फिर थर्ड कलेक्शन आया महाभारत का, 1,00,000 श्लोक है और महाभारत कहलाया। महाभारत में 18 पर्व है। पहला पर्व आदि पर्व है, आखिरी पर्व पर्वतारोहण पर्व है। पर्वतारोहण पर्व जहाँ पे पांडव स्वर्ग जाते हैं सशरीर, और रास्ते में अन्य पांडव मरते हुए चले जाते हैं, केवल युधिष्ठिर और उनके साथ में एक श्वान था, कुत्ता था, श्वान कहते हैं संस्कृत में उसको, बस वही स्वर्ग पहुंचते हैं। अच्छा भाई, इंपॉर्टेंट शांति पर्व है, काफी इंपॉर्टेंट है। भगवत गीता शांति पर्व का ही हिस्सा है। फैक्चुअल जानकारियां हैं, आप लोग देख लेना इसको इत्मीनान से। पुराणों के बारे में जानकारियां हैं, रामायण के बारे में जानकारियां हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। अच्छा भाई, मुझे आपको जो चीजें बतानी थी वो ये बतानी थी कि जो राजा है, जरा ध्यान से समझना, जो राजा है वो पुरोहितों के प्रभाव से बाहर कैसे निकला। राजा पुरोहितों के प्रभाव से बाहर निकलने के लिए कई सारी अन्य विचारधाराओं का उदय हुआ, और इन्हीं में से एक विचारधारा थी जैन धर्म और एक विचारधारा थी बौद्ध धर्म। अब अगर आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को देखें तो दोनों ही अहिंसा की बात करते हैं और दोनों ही जाति प्रथा का विरोध भी करते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं, ट्रेड को बढ़ावा देते हैं। तो ये धर्म अगर हम ध्यान से देखें तो राजा की जो समस्या थी कि पशु बलि नहीं होगी, भाई राजा क्या चाह रहा था? पशु बलि ना हो, क्योंकि पशु बलि होने से राजा को दिक्कत पड़ रही थी, ठीक है। पशु बलि होने से राजा को दिक्कत पड़ रही थी। अब जैन धर्म के अंदर में अगर आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं आपको महावीर स्वामी की मम्मी का नाम, पापा का नाम, बेटी का नाम, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, वो सब बताऊंगा, इधर चर्चा करूंगा, तो मैं चर्चा नहीं करूंगा उसकी। जी हाँ, मैं कॉन्सेप्चुअल बात करूंगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ, उनका असर क्या पड़ा। बाकी तो मैं आपको सारी जानकारियां जो है मम्मी का नाम, पापा का नाम, घोड़े का नाम, मृत्यु कहां पर हुई, सब फैक्चुअल जानकारियां हैं। हम लोग बात कर रहे थे जैन रिलीजन की और बौद्ध रिलीजन की। सो एक बारी इसको दोबारा से डिस्कस कर लें एंड लेट्स मूव अहेड, आगे चलेंगे फिर। अब जैन रिलीजन एंड बौद्ध रिलीजन की अगर हम लोग बातें करें स्टूडेंट्स,
तो यहां पर नॉन वायलेंस, ठीक है, कास्टिज्म, कास्टिज्म का विरोध, ट्रेड का सपोर्ट, ये सारी चीजें यहां पर थी। और इससे बेनिफिट्स क्या होंगे? इससे बेनिफिट ये होंगे कि सोसाइटी के अंदर में जो एक स्टैग्नेंसी आ गई थी, सोसाइटी जो एक रुक गया था कर्मकांडों की वजह से, पशु बलि की वजह से, कास्टिज्म की वजह से, वो सोसाइटी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो अब जरा आप बताओ मुझे अपने कॉमन सेंस पे कि अब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लोग ज्यादा फॉलो करेंगे या जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर जो आधारित धर्म था लोग उसको अधिक फॉलो करेंगे? अच्छा, लोगों का छोड़ दीजिए, बेसिकली हमें राजा की बात करनी है। राजा किस धर्म को प्रमोट करेगा, जैन बौद्ध धर्म को या फिर पुरोहित व्यवस्था को? जवाब बहुत सिंपल सा होने वाला है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म को राजा अधिक प्रमोट करेंगे क्योंकि वो उनके ज्यादा फायदे में दिख रहा है। और हम लोग इस बात को देखेंगे कि अब आने वाले कम से कम 700-800 साल तक जैन धर्म और बौद्ध धर्म वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो पुरोहित व्यवस्था है वो आपको डाउन दिखेगी। जब गुप्त काल आएगा तो वहां पर हम लोग इस बात को देखेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोबारा से एंट्री लेंगे, ठीक है। चलिए, यहां तक तो हमारी आपकी बात हो गई भाई। और अब हम लोग आगे चलते हैं। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब आए तो धीरे धीरे जो कबीले थे, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि वैदिक काल में तो कबीले थे, कबीले को इंग्लिश में कहते हैं क्लैन, क्लैंस थे। अब ये क्लैन जो है इनसे डेवलपमेंट होगा महाजनपदों का, या महाजनपदों को थोड़ा सा रोक लीजिए, थोड़ा सा हम लोग और बात कर लें। कबीलों से राइज होगा जनपद का। हालांकि इसमें बीच में और भी लेवल थे, एकदम बॉटम पे जाओगे तो फैमिली मिलेगी, फिर ग्राम मिलेगा, तो मैं उतना बॉटम पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सीधे कबीले पर लेकर के आ रहा हूं। क्लैन से डेवलपमेंट हुआ स्टूडेंट्स जनपद का, और जनपद, कई सारे जनपद मिल करके क्या बन गए? महाजनपद बन गए। क्या बन गए? महाजनपद बन गए। अब उस समय भारत में टोटल 16 महाजनपदों का विकास हुआ। कितने महाजनपद आए? 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों में जो महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल होकर के निकला, दैट वाज मगध महाजनपद। एंड नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई मगध? मगध ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? व्हाई मगध? ये क्वेश्चन यहां से रेज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मगध इसलिए क्योंकि मगध के पास में एक तो आयरन, कोल, एग्रीकल्चर बेस मजबूत था इनका। तो ये सारी की सारी चीजें सबसे ज्यादा किसके पास थी? मगध के पास। इसके अलावा पावरफुल लीडरशिप, पावरफुल लीडरशिप, इन सब चीजों से हुआ ये कि मगध की जो पावर है वो बहुत तेजी से बढ़ गई, और मगध ने बाकी महाजनपदों को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में लेना शुरू हो गया, ठीक है भाई। तो पावरफुल लीडरशिप की वजह से क्या हुआ कि मगध महाजनपद बाकी महाजनपदों के तुलना में ज्यादा जो है चर्चा में आया, और एक ऑल इंडिया एम्पायर जिसे हम लोग कहते हैं, एक अखिल भारतीय साम्राज्य जिसे कहते हैं, उसका जो आरंभ है वो कहां से हुआ? मगध महाजनपद से हुआ। अब मैं एक टेबल यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो, आप जरा मेरे एक बात पर ध्यान देंगे आप लोग। देखो, यहां पर जो ये राजधानियों वाला पॉइंट है, एक सेकेंड रुकिए, यहां पर जो राजधानियां हैं
महाजनपद हैं, ये लिस्ट जरा आप लोग देख लेंगे। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं कि अब ये नाम चाहे हिंदी में लिखे हों और चाहे लिखे हों इंग्लिश में, ये नाम ऐसे ही लिखे जाएंगे। आगे बात समझ में? तो आप लोग देख लेना इसको जरा ध्यान से, ठीक है, इस लिस्ट को जरा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। पूरे 16 महाजनपद हैं और इसमें एक महाजनपद थोड़ा सा अधिक इंपॉर्टेंट रहता है, अशमक। अशमक महाजनपद, क्योंकि ये इकलौता ऐसा महाजनपद था अशमक जो कि दक्षिण भारत में था। कहां पर था? दक्षिण भारत में था, आंध्रा वाले क्षेत्र में था, ठीक है। और ये अवंती मध्य प्रदेश के अंदर का क्षेत्र था और यहीं पर एक था माहिष्मती, यहीं पर एक राज्य था माहिष्मती। चलिए भाई, तो ये कुछ चीजें हैं। अशमक जरा आप लोग याद रखेंगे विशेष रूप से। और हम लोग चलते हैं मगध महाजनपद के पहले राजवंश की तरफ। देखिए, मगध महाजनपद पर बच्चों शासन करने वाला 3 सबसे पावरफुल रॉयल डायनेस्टी हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले है हर्यंक डायनेस्टी, ठीक है। हर्यंक डायनेस्टी के बाद में जो अगला है दैट इज शिशुनाग डायनेस्टी। और जो नेक्स्ट है दैट इज नंद। दैट इज नंद डायनेस्टी। और नंद डायनेस्टी के बाद में एंट्री हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। तो जरा देखते हैं भाई, ओके। तो चलो भाई वापस चलो सबसे पहले हर्यंक डायनेस्टी पे। हर्यंक डायनेस्टी का जो फाउंडर था उसका नाम था बिंबिसार। और बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का ये फॉलोवर था। और इसी का बेटा था अजातशत्रु। बिंबिसार के दरबार में एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य था, आयुर्वेद का जानकार था। यहाँ लिखा हुआ है नाम, हिंदी में तो लिखा है, इंग्लिश में आप चिंता मत करो, नोट्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आप वो अभी ट्रांसलेशन की टीम ने इस काम को खत्म नहीं किया है, तो वो जैसे ही कर देंगे वो आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो वो इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा। पढ़ाने के लिए मैं अभी केवल हिंदी वर्जन ही यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो जीवक थे, फेमस वैद्य थे, वो बिंबिसार के दरबार में मौजूद। और जीवक क्यों इतने चर्चा में है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बिंबिसार जो था ना, इसका एक बड़ा भयानक दुश्मन था और उसका नाम था चंड प्रद्योत। एक राजा था चंड प्रद्योत, ये बिंबिसार का दुश्मन था। चंड प्रद्योत को जॉन्डिस हो गया और चंड प्रद्योत हो गया बीमार, और ऐसा लग रहा था कि अब ये बचेगा नहीं, निपट जाएगा। चंड प्रद्योत के लोगों ने अनाउंसमेंट करवा दिया कि हमारे राजा साहब को जो स्वस्थ कर देगा ना, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बिंबिसार ने जीवक को भेजा भेष बदल करके, तो तुम जाओ और उसका इलाज करो। अब भाई ये तो बोल नहीं सकता था ना कि मुझे बिंबिसार ने भेजा, दुश्मन का वैद्य मार देगा पता लगा, तो भेष बदल के गया, इलाज किया, चंड प्रद्योत स्वस्थ हो गया। अब उसने पूछा वैद्यराज बताओ क्या इनाम चाहिए, तो वैद्यराज ने सबसे पहले कहा महाराज पहले तो अभयदान भेजा, आपका इलाज कर। चंड प्रद्योत बोला मेरी जान क्यों बचाना चाहता है बिंबिसार, मैं दुश्मन हूं उसका। तो जीवक ने बोला कि हमारे महाराज ये चाहते हैं कि एक दुश्मन, एक पक्का दुश्मन, एक पक्का दोस्त बन सकता है, मित्र बन सकता है। और इस तरीके से जीवक ने बिंबिसार और चंड प्रद्योत के मध्य दोस्ती करवा दी। डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब ने दुश्मनी का भी इलाज कर दिया, दोस्ती करवा दी, ठीक है। तो बिंबिसार की डिप्लोमेसी आप देख रहे हो। देखो, राजा वही अच्छा होता है जो बिना खून की एक बूंद गिराए जंग जीत लेता है, राजा वही अच्छा होता है। सेना वो सबसे ज्यादा ताकतवर मानी जाती है जिसे कभी भी एक भी गोली चलानी नहीं पड़ती, वो सेना सबसे ताकतवर मानी जाती है। चलिए तो आगे चलते हैं आप लोग यहां से।
बिंबिसार की जब सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ी तो इसका बेटा था अजातशत्रु सत्ता का लालची है और इसने क्या किया, अपने पिताजी की हत्या कर दी। कैसा है पिताजी, आप निकलो, पावर अब हमारे हाथों में। अच्छा भाई, तो बिंबिसार की हत्या इसके बेटे ने करवा दी। अच्छा, जिस समय अजातशत्रु राजा बना उसी समय 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी और अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति बौद्ध काउंसिल होती थी। बौद्ध काउंसिल में क्या होता था, देखो मैं आपको बता दूं, पहले तो 4 बौद्ध काउंसिल है। कितनी है? 4 बौद्ध काउंसिल है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या सवाल है यहाँ पर? सवाल यह है कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, जो फर्स्ट बौद्ध काउंसिल हुई थी, वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। और बौद्ध काउंसिल में होता क्या था, डिस्कशन होते थे, डिबेट्स होते थे कि बौद्ध धर्म के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, इस सारे मुद्दों पर चर्चा होती थी बौद्ध काउंसिल के। तो पहली बौद्ध काउंसिल अजातशत्रु के समय में हुई राजगृह में। इसी पीडीएफ में आगे मैंने सारी काउंसिल्स की लिस्ट ऐड करवा रखी है, मैं आपको दिखा देता हूं तो थोड़ा ना आपको सुकून हो जाएगा कि सर आप ये बोल रहे हो कि ये ऐड करवा रखा है, वो ऐड करवा रखा है, पता नहीं ऐड करवा रखा है कि नहीं है। ये देखो भाई, भरोसा एक ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे आता है, ठीक है। और मेरे जैसे अध्यापक ये भी नहीं कहते हैं कि भरोसा हम पे ब्लाइंडली कर लो, क्योंकि हम तो भगत सिंह के वंशज हैं और भगत सिंह के वंशज हमेशा क्या मानते हैं, कभी भी किसी को भी अपना अंधभक्त मत बनाइए, लोगों को ये बोलिए कि वो तर्क करें, दिमाग को इधर से खोले, इधर तर्क करना सीखे, ठीक है भाई। चलिए तो स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखो ये सारी के सारी काउंसिल की लिस्ट है। पहली अजातशत्रु है, राजगृह है, अध्यक्ष थे महाकश्यप, फिर सेकंड कालाशोक है, वैशाली में हुई थी, सर्वकामी थे, तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र, चौथी कनिष्क कुंडलबंद कश्मीर, पूरी लिस्ट है। और अब लगे हाथ ये भी देख लो कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैन धर्म से जुड़ी हुई सारी जानकारियां देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये देखिए इधर इंग्लिश में है और आगे हिंदी में है, ये देखो, ये देखिए ये सारा का सारा हिंदी में है, फिर इधर इंग्लिश में है, और वही सेम कहानी बौद्ध धर्म के बारे में है, देखो ये हिंदी में है, और यही सेम चीजें आगे इंग्लिश में, देखो ये देखो इंग्लिश में दिख रही है, इंग्लिश में।